नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान विस्मृत कहानीकार शिवरानी देवी भाग 7 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पूर्व के व्याख्यानों में हमने शिवरानी देवी की नारी हृदय कहानी संग्रह की 16 कहानियों का विवेचन विश्लेषण किया। तत्पश्चात हमने कौमुदी कहानी संग्रह की कुछ कहानियों को समझने का प्रयास किया और इन सबके माध्यम से हमने जानने की कोशिश की कि शिवरानी देवी के समय में नारी की क्या स्थिति थी, किन किन समस्याओं से वे जूझ रही थीं और उनकी दशा और दिशा के विषय में एक विस्तृत विहंगम दृष्टि रखने का प्रयास किया। आज हम कौमुदी कहानी संग्रह की अन्य कहानियों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इनकी कहानी निराला नाच हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया है कि पुरुष जब चाहे जहां चाहे महिला पर व्यंग बाण कसने से पीछे नहीं हटता। वो ये नहीं समझ पाता कि उसके इस आचरण से महिलाओं के हृदय पर क्या बीतेगी। इस कहानी में कथानायक परिवार की महिलाओं का तो सम्मान करता है, किंतु जब बात दूसरी महिलाओं के ऊपर आती है तो उसकी दृष्टि में उन महिलाओं का कोई मूल्य नहीं होता। समय आने पर ये पुरुष अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए परिवार की स्त्रियों को भी दांव पर लगाने से हिचकिचाते नहीं हैं। कहानी में महिलाओं द्वारा स्वांग रचकर ठाकुर खलक सिंह को सबक सिखाने का जो दृश्य है वो इतनी सुंदरता के साथ हास्य व्यंग्यपूर्ण ढंग से लेखिका ने उत्पन्न किया है कि पाठक एक ओर अपनी हंसी नहीं रोक पाता तो दूसरी ओर कुछ देर ठहरकर सोचने के लिए विवश भी हो जाता है। लेखिका ने लिखा है, खलक सिंह होली में बड़ा धुंध मचाते थे। शराब पीकर द्वार द्वार कबीर गाते, सबसे भाभी का नाता जोड़कर दिल्लगी करते और 15 दिन पहले से ही 10-5 लौंडों को लेकर औरतों पर रंग डालने लगते। होली का त्योहार, उस पर कबीर गाते हुए खलक सिंह कई बार अपनी सीमा रेखा का अतिक्रमण कर जाते हैं। ये गालियां और ये गीत क्योंकि कबीर के रूप में होती थीं, इसलिए सब लोग इन्हें हंसी में उड़ा देते थे। समाज की स्त्रियों ने आपस में ये सलाह की कि हमें इन महाशय को ठीक करना चाहिए। होली के दिन सबके सो जाने के बाद डाकू पुत्तन खां के आदमी नकाब डाले खलक सिंह के घर आते हैं और उनसे अपने 25 सैनिकों के लिए 25 औरतें मांगते हैं। गांव का मुखिया होने के कारण वे खलक सिंह से कहते हैं कि आपके घर से हमें 3 स्त्रियां चाहिए। खड़क सिंह पहले अपना रुतबा दिखाते हैं, उनसे बहस करते हैं। जब वो नहीं मानते तो अपनी विधवा भाभी और उसके उपरांत अपनी बहन को जाने के लिए कहते हैं। दोनों साफ इनकार कर देती हैं। डाकू की टोली तब खलक सिंह को घाघरा चोली, चूड़ियां, सिंदूर ये सब पहनकर नाचने का आदेश दे देती हैं। आंगन में लालटेन तो जल ही रही थी
खलक सिंह नाचने लगे। अब तक उन्होंने दूसरों को बनाया था। वे दिखाना चाहते थे हम मर्द हैं और संकट पड़ने पर भी प्रसन्न रह सकते हैं। वो मर्द ही क्या, जो किसी के सामने झुक जाए, जो किसी से क्षमा याचना कर ले, जो किसी से विनीत शब्दों में बात कर ले, और इसलिए वो अपनी मर्दांगी दिखाने के लिए, वो कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जो सामान्यतः वो ना करते। तभी सारी डाकू बनी गांव की औरतें शकुंतला, सुभद्रा, आशा और सुगदा अपने नकाब और पगड़ियां उतार देती हैं। ठाकुर साहब सबको पहचान जाते हैं और इस प्रकार से वो समझ जाते हैं कि हंसी मजाक चाहे होली के समय हो या किसी अन्य उत्सव पर, उसकी एक सीमा का होना अति आवश्यक है। बाल विवाह पर आधारित शिवरानी देवी की कहानी विश्वास में मुंशी शंभुनाथ पुण्य कमाने के लिए अपनी पोती माया का विवाह मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही कर देते हैं। अपने विवाह वाले दिन माया बहुत प्रसन्न थी। उसके लिए विवाह का अर्थ था अच्छे कपड़े, फल, मिठाई, गहने मिलना। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस विवाह के लिए वो प्रसन्न हो रही है उसके साथ कुछ कर्तव्य भी निहित होते हैं। कहानी का ये अंश माया की बाल सुलभ चंचलताओं से युक्त है। कथा के अगले भाग में युवती माया शिक्षिता होने के साथ साथ गृह कार्य में भी दक्ष दिखाई गई है। देवी के प्रति उसकी अटूट आस्था है। गौने के समय उसकी माता उसके साथ देवी का सिंहासन भेजती हैं, जिससे उसकी पूजा अर्चना में कोई व्यवधान न आ सके। पति अविनाश के कालरा रोग से पीड़ित होने पर जब वैद्य उन्हें मृत प्राय घोषित कर देते हैं, तब भी माया का अपनी देवी माँ के प्रति विश्वास कम नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपनी सास के कलपने पर, सास के दुखी होने पर, रोने पर उन्हें भी समझाती है कि जब तक देवी माँ की कृपा है अविनाश को कुछ नहीं होगा। और कथान तक आते आते उसका ये विश्वास फलीभूत होता है और अविनाश ठीक हो जाता है। इस कहानी में कहीं ना कहीं शिवरानी देवी ने उस समय के समाज में देवी देवताओं पर जिस प्रकार का अंधविश्वास दिखाई देता था, उसके प्रति अपने पाठकों को जागरूक किया है। शिवरानी जी की अधिकांश कहानियों के केंद्र में नारी है, चाहे वो नायिका के रूप में हो, चाहे वो गौण रूप में हो, किंतु नारी विहीन कहानियां उन्होंने नहीं लिखी। कुछ एक कहानियां ऐसी अवश्य हैं जिनके केंद्र में उन्होंने पुरुष को रखा है। पछतावा कहानी ऐसी ही कहानियों में से एक है। इस कहानी में लेखिका ने बताया है कि व्यक्ति को बहुत सोच समझकर अपने कार्यों को करना चाहिए, अन्यथा अनुचित कार्यों को या बिना सोचे समझे किए गए कार्यों का परिणाम ये होता है कि उस व्यक्ति को अंत में दुख का सामना करना पड़ता है। कथानायक गिरधर सिंह अपने बड़े भाई का सब कुछ लेकर बंबई भाग जाता है और वहां अपने गांव के अन्य लोगों के साथ मौज मस्ती में अपना दिन खर्च करने लगता है।
अपने दोस्त पंचम की मदद से वह वेश्यागमन भी करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप मात्र 2 महीने में ही उसके सारे रुपए पैसे खत्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे गनोरिया जैसा रोग भी अपनी चपेट में ले लेता है। लेखिका ने इस समय लिखा है, आज 2 महीने से गिरधर बीमार है, गनोरिया हो गया है। पंचम सिंह का भी कहीं पता नहीं है। आज कई दिन से मकान मालिक आता है और धमकी देकर चला जाता है। सब कुछ लुटाकर गिरधर सड़क पर आ जाता है, लोगों की दया पर अपना जीवन यापन करने लगता है। यहाँ शिवरानी देवी ने बताया है कि जब तक आपकी गांठ में रुपया पैसा है, लोग आपके दोस्त बनकर, शुभचिंतक बनकर मक्खियों की तरह आपके आगे पीछे मंडराने लगते हैं। पर जिस दिन आपके ऊपर विपत्ति आती है, आपके आसपास आपको कोई नज़र नहीं आता। अतः व्यक्ति को अपना जीवन, अपने कार्यों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। एक दिन एक बुढ़िया उस पर दया भाव रखकर उसे अपनी झोपड़ी में रहने की जगह दे देती है। अपने अंतिम समय में वह बुढ़िया गिरधर को अपनी आप बीती सुनाती है, उससे क्षमा याचना करती है और इस बिंदु पर आकर पाठकों को इस बात का पता चलता है कि वह बुढ़िया गिरधर की भाभी थी। गिरधर यह सब सहन नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वो कितना पापी है, उसने कितना अन्याय किया है अपने सगे भाई पर कि वो उसका सब कुछ लेकर एक बार जो घर से निकला, उसने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा और उसी भाभी ने उसे सड़क पर आया हुआ देखकर अपने घर में जगह दी। इस दुख से दुखी गिरधर अपनी भाभी के चरणों में अपना प्राण त्याग देता है। मानवीय मूल्यों को स्थापित करती शिवरानी देवी की अन्य रचना नमक का ऋण में बिहारी जब 10 साल का था, तब से मुंशी संगम लाल के घर पर काम करता है। 40वें वर्ष में संगम लाल की मृत्यु हो जाने के बाद उस परिवार की सारी की सारी जिम्मेदारी 60 वर्षीय बिहारी ने अपने ऊपर ले ली। वह अपने बीबी बच्चों को छोड़कर उसी घर में रहने लगता है। बिहारी संगम लाल की पत्नी प्रतिमा से कहता है, लेकिन जब सारी उम्र आपकी सेवा टहल में काटी, तो अब कहाँ जाऊं? आपका नमक खाकर पला हूँ, आपकी सेवा में मर भी जाऊंगा। भैया समर लाल, संगम लाल को मैंने अपनी गोद में खिलाया था। ऐसे में प्रतिमा उसको कुछ नहीं कह पाती। बिहारी उन्हीं के पास रहने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है जब बिहारी बीमार पड़ जाता है। प्रतिमा उसे अपने पिता सदृश मानती है, उसकी सेवा करती है, पर बिहारी को कोई आराम नहीं मिलता। उसकी बीमारी की खबर सुनकर उसकी पत्नी और बेटा उसे लेने आते हैं, किंतु वो जाने से मना कर देता है। उनके जाने के बाद वो प्रतिमा के बेटे राजू को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम ये खुरपी लो और इससे मेरे सिरहाने पर जो ईंट रखी है उसे खोदो। वो खोदता है, वहाँ से एक बटली निकलती है जिसमें बिहारी ने अपनी सारी जमा पूंजी संचित की थी। वह अपनी जिंदगी की सारी कमाई प्रतिमा के दोनों बच्चों के विवाह के लिए दे देता है
और बच्चों और प्रतिमा को आशीर्वाद देकर इस लौकिक शरीर को त्याग देता है। कहानी में सेवक और स्वामी, इन दोनों का ऐसा एक अटूट संबंध दिखाया है जो आज देखने के लिए बहुत कम मिलता है। वो सेवक जो अपने स्वामी के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देते थे, और स्वामी भी कैसे, जो उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर बीमारी में, दुख में उनका पूरा साथ देते थे। पुरुष सत्तात्मक सामंती परिवार की अमानवीयता को हमारे समक्ष उद्घाटित करती शिवरानी देवी की कहानी हत्या पाठकों को कई बिंदुओं पर सोचने, ठहर कर कुछ समाधान निकालने के लिए विवश कर देती है। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त है और इसके माध्यम से बहुत सारे प्रश्न पाठकों के मन में जागृत होते हैं। किसकी हत्या हुई? किसने की? क्यों की? क्या हत्यारा पकड़ में आया? अगर पकड़ में आया तो उसको क्या दंड मिला? क्या हत्या करना जरूरी था? कहानी ग्रामीण जीवन में महिलाएं किन किन समस्याओं से जूझ रही हैं, किन रूढ़ियों और परंपराओं से उनका नाता जुड़ा हुआ है। बाल विवाह, बहु विवाह, बेटे की कामना इत्यादि कई बिंदुओं को हमारे सामने रखती है। कहानी सीधे सीधे पाठकों को रुद्रनाथ के परिवार से परिचित कराती है। रुद्रनाथ के पिता की 5 शादियां हुई। रुद्रनाथ 3 भाई थे, तीनों ही की 3-3 शादियां हुई। रुद्रनाथ के दोनों जवान लड़कों की भी 2-2 शादियां हो चुकी थीं। ये परिवार विचित्र परिवार कहा जा सकता है, किंतु उस गांव में केवल यही परिवार ऐसा नहीं था जहां एक व्यक्ति की एकाधिक शादियां हुई हों। ये मानो बहु विवाह की प्रथा उस गांव की एक व्यवस्था थी। इस गांव में बहुएं आती हैं, साल 6 महीने में उन्हें भूत लग जाता है, कुछ झाड़ फूक होती है, फिर मालूम होता है कि बहू का अंत हो गया। फिर उसके दूसरे ही महीने बेटे की शादी की बातचीत होने लगती है। इस कहानी में लेखिका ने समाज में किस प्रकार से ऊंच नीच की भावना बलवती थी, इस ओर भी हमारे पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है कि जिन लोगों की स्त्रियों की मृत्यु ऐसे अचानक हो जाती थी, निम्न वर्ग की स्त्रियां समझती थीं कि वो बहुत अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि चाहकर भी हमें मौत नहीं आती। तो ऐसा समाज जहां औरतों की स्थिति दयनीय से निरंतर और दयनीय होती जा रही थी, वहां हर स्त्री चाह रही थी कि भगवान उसे अपने पास जल्द से जल्द बुला ले। लेखिका यहाँ पर संकेत के माध्यम से पाठकों को सूचित करती हैं कि बहुएं मरती नहीं हैं, उन्हें मारा जाता है। रुद्रनाथ के बड़े लड़के चंद्रनाथ का 15 साल में पहला विवाह हुआ था। साल भर में ही पत्नी स्वर्ग सिधार गई। 6 महीने के अंदर ही अंदर उसका दूसरा विवाह गुलाब के साथ कर दिया जाता है। परिवार के सभी सदस्य गुलाब के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा पहली पत्नी के साथ किया जाता था। लेखिका ने यहाँ पर नारी की उस सोच को भी रेखांकित किया है कि जहाँ सास ये समझती है
कि जैसा व्यवहार उसके साथ किया गया था वैसा उसे भी अपनी बहू के साथ करने का अधिकार है। और अधिकार हो भी क्यों ना, औरत की तो ये नियति ही है कि जब से वो पैदा होती है और जब तक वो चिता पर नहीं रख दी जाती, उसके भाग्य में केवल सहना सहना और सहना ही है। उसे लगता है कि नारी का तो ये धर्म ही है कि वे परिवार में दबकर रहे, तभी उसका जन्म सफल होगा। मैना देवी गुलाब को किसी से बात तक नहीं करने देती। उच्च कुल की वधुएं निम्न जाति की औरतों से बात नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें चुपचाप अपने स्थान पर बने रहना चाहिए। यही उनका सम्मानीय जीवन है। गुलाब इस सोने के पिंजरे को तोड़कर जो पकड़ में आता है उससे बात करने लगती है। सास का निषेध उसे अपने पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां लगता है, जिसे वो जब तब तोड़ना चाहती है। मैना गुलाब को चमारिन से हंसकर बोलता देखकर ना केवल क्रोधित होती है, उसे कुल्टा कुलक्षणी उपाधियों से विभूषित भी करना नहीं भूलती। वो कहती है, मैंने तुझे समझा दिया कि इन नीची औरतों से बातचीत ना किया कर, लेकिन जैसे तुझे कुछ परवाह ही नहीं। इसी से मैं कहती थी कि नीचे कुल की लड़की मत लो, कल वह कुलीन घरों का रहन सहन क्या जाने। वो आगे कहती हैं, लेकिन मेरी कौन सुनता है, रुपए देखे तो फसल पड़े। बहू रानी का चमनों का हाड जो से बहन आता है, आज मैं थोड़ी देती हूँ, लेकिन आगे किसी से बातें करते देखा तो मैं ही पानी पिलाऊंगी। इस तरह की बातें कर कर वो चाहती है कि गुलाबो किसी से बात ना करे। वे चंद्रनाथ से भी गुलाब की शिकायत करती है, जिससे दोनों के बीच में कहासुनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है और अंत में मैना के मन में ये जो कुलीनता की नीचता की भावना गहरे तक अंकित है, वो भी स्पष्ट रूप से पाठकों को समझ में आने लगती है। मैना को लगता है कि क्योंकि गुलाब उनकी बात नहीं मानती है, इसलिए उनके जैसी उच्च कुलीन की नहीं है, अतः वो अवसर मिलते ही न केवल उसे अपमानित करती हैं, उस पर दहेज के ना लाने के लिए उसको प्रताड़ित भी करती हैं। तो यहाँ पर लेखिका ने ये भी संकेत किया है कि उस समाज में भी दहेज प्रथा जोरों पर थी। एक दिन उस गांव में बारात आती है। उत्सुकतावश गुलाब खिड़की से बारात देखने लगती है। नीचे खड़ा चंद्रनाथ देख लेता है। ऐसा घोर अपराध, कुलीन घर की वधू खिड़की पर खड़ी होकर पराई बारात देखे, ये अपमान वो सहन नहीं कर पाता। ऊपर आता है और लात घूसों से उसे ऐसा दंड देता है जिसे वो भूल नहीं पाती, और वह अपने आप को उस कमरे में मानो कैद कर लेती है, खाना पीना छोड़ देती है और इसी अवस्था में वो पुत्र को जन्म देती है। यहाँ पर किसी को भी उसकी पीड़ा का कोई भी दुख नहीं होता। जब दाई कहती है कि इसकी डिलीवरी कराना मेरे हाथ में नहीं है, आप किसी डॉक्टर को बुला लो, तो मैना और घर के बुजुर्ग ये कहते हैं कि आज तक इस परिवार में डॉक्टर नहीं आई तो क्या बच्चे पैदा नहीं हुए? ये क्या कोई न्यारी औरत है जिसके लिए मेम आएगी? और मना कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, चंद्रनाथ के पिता तो पत्री बांचने लगते हैं कि बालक शुभ मुहूर्त में हुआ है या नहीं हुआ। और जब गुलाब की हालत बिगड़ने लगती है तो सारी औरतें मैना को समझाने लगती हैं
चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। हम सब ने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, ये तो पुरानी प्रथा है। आजकल की बहुएं तो जरा सा भी दुख नहीं सह सकती और सबको लगता है कि क्योंकि उनके बच्चे हुए हैं, उन्होंने भी पीड़ा सहन की है, इसलिए गुलाबों को भी पीड़ा सहन करनी होगी। गुलाब एक हिचकी के साथ अपने प्राण त्याग देती है। घर में कोहराम मच जाता है, पर एक बुढ़िया मैना को ढांढस देने लगती है। दीदी, अब क्यों रोती हो? सलामत रहे बेटा, फिर बहू आ जाएगी। विडंबना देखिए कि किसी को भी बहू की परवाह नहीं है। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि बहू के लिए, उसके इलाज के लिए एक डॉक्टर को बुला लिया जाए। वो प्राण त्याग देती है। सबको खुशी है कि घर में पोते का जन्म हुआ, घर में बेटा आया है। और कोई बात नहीं, अगर गुलाब मर गई, हमारा बेटा सलामत रहे, फिर बहू आ जाएगी। कहानी सामंती सोच पर प्रहार करती है, जहां थोथे मूल्यों, झूठे सम्मानों के लिए स्त्री की क्रूर हत्या करने से भी परिजन पीछे नहीं हटते। हो सकता है कि गुलाब के आने पर डॉक्टर गुलाब को बचा लेता और वो अपना जीवन जीने लगती, पर उसे बचाना कौन चाहता था? कोई भी नहीं। इस तरह से हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और अपने अगले वक्तव्य में हम कौमुदी कहानी संग्रह की अन्य कहानियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।